हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AIP गुड्डा में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू, सरल रेखा में गति इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर है, किसी वस्तु का स्थिति अभी कहां पर है, कोई वस्तु कितना स्पीड से चल रहा है, कोई वस्तु कितना स्पीड से चल रहा है और किधर चल रहा है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई वस्तु कितना त्वरण से चल रहा है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कोई वस्तु क्यों चल रहा है। अगर कोई वस्तु हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो सिर्फ हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वो वस्तु क्यों चल रहा है, कोई वस्तु क्यों रुक रहा है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू न्यूटन के गति के नियम में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सरल रेखा में गति कैसे होता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसमें विस्थापन, वेग, त्वरण, दूरी, समय, चाल सबके बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसमें तो हम लोग किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर है, कुछ देर के बाद कहाँ पर वो वस्तु चल जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे बोलेगा कोई कार है, क्या है, कार है, ऐसे करके कार बोल देगा, कार है, तो ये कार यहाँ पर है, तो कुछ देर के बाद ये कार कुछ स्पीड से चल रहा है, v के स्पीड से, तो ये बोलेगा कि कुछ देर के बाद जो ये कार कहां पर चल जाएगा, यहाँ पर, ये तो कार यहाँ पर चल आएगा। तो देखिए अभी ये कार यहां तक आ गया, लेकिन इसमें जो है ना हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देखिए कार का पिछला भाग यहाँ पर है, ठीक है ना, मान के चलिए कार का पिछला भाग यहाँ पर है, तो कार का एग्जैक्ट पोजीशन अगर बताना है बाबू, तो हमको क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु को फिजिक्स में बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बिंदु मान लेते हैं। जैसे आपको कार बोला था, आपको कार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या कीजिए, एक बिंदु बना दीजिए और बोलिए ये बिंदु v के स्पीड से चल रहा है, ये बिंदु यहाँ पर चल गया। इसमें क्या होता है कि हम किसी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इस चैप्टर में सबसे पहला चीज जो है वो है विस्थापन। बच्चों क्या है? विस्थापन। तो देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन देखिए क्या है, आपको बताते हैं। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन दो चीज होता है। तो एक दूरी होता है, इधर दूरी लिख देते हैं, और इधर विस्थापन। ठीक है, दूरी पहले जान लेते हैं। दूरी, कोई वस्तु यहां से यहां तक चला, ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रास्ता में ऐसे 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 जिधर मन तिधर, जिधर मन तिधर, बाप इसको तेल भर के दे दिया, बाइक में इधर उधर चल रहा है, जिधर मन तिधर चल रहा है, 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 ये इधर उधर इधर उधर चल के फिर से घर आ गया यहाँ पर। तो ये टोटल कितना रास्ता, लंबा रास्ता तय किया, ये टोटल ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसका टोटल पाथ का लंबाई तो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। ठीक है, वही विस्थापन देखिए क्या है, कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से चला, चल रहा है, 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 ऐसे करके घूम भी रहा है, घूम 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 रहा है, यहाँ पर आके जो है ये रुक जाता है। यहाँ पर आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। यहाँ से चला था, यहाँ आके रुक गया। देखिए तो ये टोटल बोलेंगे दूरी कितना हो गया, तो टोटल दूरी, ये टोटल पाथ का लंबाई तो क्या कहलाएगा? ये दूरी कहलाएगा। जबकि विस्थापन बाबू दो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बोला जाता है विस्थापन। इस न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है बाबू? विस्थापन बोला जाता है। ठीक है, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस को बोला जाता है विस्थापन। क्या बोला जाता है? विस्थापन। जो न्यूनतम दूरी होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन एकदम सीधा होता है, इधर उधर से उसको कोई मतलब नहीं है। और विस्थापन को प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से मतलब रहता है कि प्रारंभ में कहाँ था और अंतिम में कहाँ था, कैसे पहुंचा, किधर से घूम के पहुंचा, वो दूरी को, दूरी से मतलब रहता है। लेकिन विस्थापन को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप किससे गए, किधर से घूमे नहीं घूमे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ किसको देखता है? वो देखता है कि आप शुरू में कहाँ पर थे और अंतिम में कहाँ पर थे, यही देखता है बच्चों। ठीक है, जिस प्रकार लोग क्या देखता है, कोई आदमी अगर सक्सेसफुल है तो लोग क्या देखता है? उसके विस्थापन को ही देखता है
क्यों, कैसे, देखिए कि कोई पहले कैसा था वो देखता है, अभी कैसा हो गया वो देखता है। मान के चलिए पहले बहुत गरीब था, अभी अमीर है, तो बोलता है देखिए पहले कैसा था और अभी क्या, मतलब कैसा से क्या बन गया। लेकिन वो कितना दूरी सफर करके उस स्थिति तक पहुंचा ये तो कोई नहीं देखता है, ठीक है ना। तो आदमी क्या देखता है, विस्थापन को देखता है, प्रारंभ को देखेगा कि कैसा था और अंतिम में देख रहा है कि कैसा है, तो वो प्रारंभ और अंतिम को देख के वो तुलना कर देता है कि अभी ऐसा है, अभी देखिए ऐसा हो गया। तो वो किस चीज को देखा, विस्थापन को देखा। जबकि दूरी इस यहाँ तक पहुंचने के लिए तो जरूरी तो नहीं है कि ये सीधा आएगा, हो सकता है कि इधर 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 उधर से पहुंच के भी यहाँ सकता है, हो सकता है कि बीच में कोई खाई होगा, कोई मतलब सीधा रास्ता नहीं होगा, तो इधर उधर से क्या करता है, घूम के भी तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो क्या है कि जो विस्थापन है इसको हम लोग दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि दूरी क्या होता है, दूरी होता है पूरा पाथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहाँ पर दूरी और विस्थापन के बारे में फिर से थोड़ा सा चर्चा और कर देते हैं। दूरी 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 दूरी, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, नहीं हट रहा है, रुको, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटा देते हैं, ठीक है। नहीं हट रहा है, रुको जरा इसको हटाते हैं, या हट गया। चलिए तो भैया देखिए अब दूरी और विस्थापन के बारे में बात बताते हैं आपको। ये मान के चलिए एक वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, एक बिंदु है, ये चल के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया चल के, इस जगह पर चल के आ गया यहाँ पर। तो बताइए, और ये दूरी हम मान के चलिए 5 मीटर है, कितना मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से चल के यहाँ पर चलाया, यहाँ पर चलाया, ठीक है, यहाँ पर चलाया, और ये दूरी कितना है, तो ये दूरी है 4 मीटर, कितना मीटर है, 4 मीटर है, ये दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर नहीं 2 मीटर, चलो मान लेते हैं 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। तो बताइए बाबू इसमें दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, तो सीधी बात है बाबू कि अगर दूरी निकालेंगे तो ये इतना दूरी गया प्लस इतना, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 मीटर। जबकि विस्थापन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये कर्ण निकालना पड़ेगा, ये कर्ण ये निकालेंगे रूट अंडर करके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा हमको, विस्थापन। ये वाला दूरी से क्या मिल जाएगा, विस्थापन, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे कि ये मान के चलिए यहाँ से कोई वस्तु चला और ऐसे करके यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ पर है अंतिम बिंदु, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु, 5 मीटर चला, अब फिर से वापस आ गया, दूसरा कलर करके बताते हैं, और फिर से क्या होता है, यहाँ से चलता है और फिर से चल के वहीं पर वापस आ जाता है। तो ये कुल दूरी कितना तय किया, तो जाने का 5 आने का 5, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 10 मीटर। जबकि बाबू विस्थापन देखिए क्या होगा, देखिए तो जहां पर गया था वहीं पर वापस आ गया, तो कुछ दूरी, विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो भैया ये तो प्रारंभिक बिंदु भी यही और अंतिम बिंदु भी यही, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो दूरी होता है ना हमेशा बड़ा होता है, दूरी हमेशा क्या होता है बाबू, दूरी हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दूरी और विस्थापन के बीच संबंध, दूरी, और इधर लिख देते हैं विस्थापन, ठीक है। देखिए बाबू दूरी जो होता है हमेशा बड़ा होगा किससे, विस्थापन से, दूरी हमेशा बड़ा होगा किससे, विस्थापन से। लेकिन जरा समझिए, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर चल गया, तो बताइए अभी दूरी कितना होगा, मान के चलिए 5 मीटर है, तो दूरी कितना हो जाएगा, 5 मीटर, दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 5 मीटर। तो भैया अगर विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो तो 5 मीटर ही होगा, यहीं पर है अभी, यही तो दूरी विस्थापन भी कहलाएगा। तो दूरी जो है कभी कभी विस्थापन के क्या हो जाता है, बराबर भी हो जाता है। तो दूरी कभी कभी विस्थापन के क्या हो जाता है, बराबर भी हो जाता है, ठीक है। तो दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी हो जाता है। और दूरी और विस्थापन में अंतर है, दूरी सिर्फ धनात्मक होता है, दूरी क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब चीज होता है, ठीक है। चलिए अब विस्थापन के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गएंगे। और एक बात, हाँ,
ये बाबू चल रहा है रिवीजन क्लास। ये क्या चल रहा है? रिवीजन क्लास। तो अगर आप मतलब ये वीडियो देख के अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस तरह बताते हैं, तो भैया हम इससे बहुत ज़्यादा डिटेल से बताते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं। जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ते हैं उसको पता है, ठीक है। तो ये एक रिवीजन क्लास है, इसमें आपको उस तरह से बताया जाएगा जिससे आप जो है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं बच्चों। 2 मिनट, एक मिनट का टाइम लेते हैं, 1 मिनट का। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साफ करने के लिए ये साफ हो गया। चलिए, तो अब देखिए विस्थापन हम लोग समझ गए। अब एक चीज और होता है, एक होता है चाल। क्या होता है? चाल। और एक होता है वेग। क्या होता है? वेग। चाल और वेग दोनों में क्या है? देखिए भैया, चाल का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना तेजी से चल रहा है। चाल क्या बताते हैं? चाल का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर नहीं उठाना। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। उसको साइलेंट कर दो। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। अब वो चाल हमको ये बताता है, चाल हमको ये बताता है कि कोई वस्तु कितना तेजी से चल रहा है। कोई वस्तु कितना तेजी से चल रहा है, कितना तेजी से चलता है, कोई वस्तु कितना तेजी से चलता है, ये हमको चाल बताता है, कितना तेजी से चलता है। जबकि वेग हमको दो चीज बताता है। सॉरी, ये कैसा हो गया? कोई वस्तु, ये जो वेग है ये हमको बताता है कि कोई वस्तु कितना स्पीड से चल रहा है और किधर चल रहा है। कितना स्पीड, और क्या बताता है? कितना स्पीड से चल रहा है और किधर चल रहा है, और किधर चल रहा है। मतलब इसमें दो चीज है कि कितना स्पीड से चल रहा है और किधर चल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें डायरेक्शन का भी पता चलता है। वेग में किसका पता चलता है? डायरेक्शन का भी पता चलता है कि कितना चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है। इस चाल को उससे कोई मतलब नहीं है। चाल को सिर्फ मतलब वो कितना स्पीड से चल रहा है, किधर चल रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि वेग कितना स्पीड से चल रहे हैं और किधर चल रहे हैं, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो आप लोग को भी जो है ना वेग की तरह बनना है। वेग की तरह, चाल की तरह नहीं। चाल की तरह मतलब है कि चल रहा है, कोई लक्ष्य ही पता नहीं है। जबकि वेग क्या है कि कितना स्पीड से चल रहे हैं, मतलब हम जीवन में कितना रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और किस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लक्ष्य फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जीवन में वेग की तरह बनिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग, चाल समझ गए हम लोग। एक होता है त्वरण बाबू। क्या होता है? त्वरण। त्वरण त्वरण जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी वस्तु का वेग या स्पीड हर क्षण कितना बदलता है। किसी वस्तु का जो वेग है हर एक सेकंड कितना बढ़ता है। कोई वस्तु चल रहा है, कोई कार चल रहा है, तो उसका जो वेग है वो हर एक सेकंड कितना कितना करके बढ़ रहा है। उसको क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग त्वरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। अगर कोई वस्तु मान के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 20 के स्पीड से चल रहा था शुरू में, कितना का स्पीड से? 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल ही रहा था, ठीक है। और बोल रहा है कि यहां से अब इसका जो स्पीड है हर एक सेकंड में मतलब 5-5 करके बढ़ रहा है। हर एक सेकंड में इसका स्पीड कितना बढ़ रहा है? 5-5। एक सेकंड में 5, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? एक सेकंड के बाद 25, फिर अगला एक सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 30, मतलब 5-5 करके बढ़ रहा है। तो बोलेगा कि 4 सेकंड के बाद स्पीड बताइए इसका कितना होगा। 4 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट बताइए। देखिए पहले इसका स्पीड था 20, ठीक है, प्लस 5-5 करके हर एक सेकंड बढ़ रहा है, तो एक सेकंड में 5 होता है, 4 सेकंड में कितना होगा? 5 होगा 20। तो देखिए 4 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो त्वरण बाबू यही बताता है कि हर सेकंड उसका वेग कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो अगर कोई 20 के स्पीड से ही चल रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो त्वरण क्या होगा? उसमें त्वरण ही नहीं उत्पन्न होगा। उसका त्वरण हो जाएगा जीरो। उसका त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अच्छा, इसी में ना एक मंदन भी होता है बच्चों, मंदन। देखिए अब मंदन क्या होता है, मंदन मंदन मंदन, हाँ मंदन देखिए क्या होता है। मंदन होता है कि कोई जैसे जिस प्रकार यहाँ पर त्वरण पड़े ना कि हर एक सेकंड कितना स्पीड बढ़ रहा है तो उसको हम लोग त्वरण कहेंगे। तो मंदन होता है कि हर एक सेकंड उसका स्पीड कितना घट रहा है, हर एक सेकंड उसका स्पीड कितना घट रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी कार चला रहे हैं तो एक्सीलेटर ले रहे हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन, इसीलिए तो नाम दिया एक्सीलेटर, कि गाड़ी में क्या उत्पन्न कर देता है, वो एक्सेलरेशन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो एक्सीलेटर लेंगे तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जब ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, घटता है, तो गाड़ी का स्पीड जब घटेगा तो क्या उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बच्चों, जगह को थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद तो आप लोग को मॉडल सेट का क्वेश्चन कराएंगे ही, इसको थोड़ा सा क्लियर करने दो। हाँ चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको गति का 3 समीकरण होता है, हालांकि हम 4 समीकरण बताएं, गति का कुछ समीकरण होता है वो चलिए पढ़ लेते हैं पहले गति का समीकरण। ठीक है, तो गति का समीकरण देखिए, पहला समीकरण क्या होता है बच्चों, पहला समीकरण देखिए क्या होता है, पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो सर इसमें क्या है, v जो है आपका ये है अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग है ये है अंतिम वेग, और ये क्या है, ये है प्रारंभिक वेग, ये तो त्वरण, ये क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s क्या है बच्चों, विस्थापन है, s क्या है, विस्थापन है। और तीसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक समीकरण इसी का विस्थापन का एक समीकरण और होता है, विस्थापन का समीकरण होता है s बराबर v प्लस यू बाय 2 इंटू टी होता है, इंटू क्या होता है, टी होता है। ठीक है, अच्छा ये सब क्या है, ये दोनों विस्थापन का है, ये वेग का है। ठीक है, विस्थापन में ही ये क्वेश्चन पूछता है कि 5वें सेकंड में वस्तु का स्थिति कितना है, 6वें सेकंड में वस्तु का स्थिति कितना है, तो उस तरह के लिए एक एस nवें सेकंड का एक फॉर्मूला ही है। देखिए क्या है, ये है u प्लस a बाय 2 एन 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये है nवें सेकंड का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, nवें सेकंड का फॉर्मूला है, अगर पूछेगा कि 5वें सेकंड में वस्तु का स्थिति क्या है तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन बैंक का मॉडल सेट करवा रहे हैं उसमें आपको ग्राफ व्राफ के बारे में भी कुछ बातें दिया गया है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ बनाते हैं, विस्थापन समय ग्राफ, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहले लिख देते हैं विस्थापन, मतलब ग्राफ देख के आपको बता देना है कि वस्तु चल रहा है या रुक रहा है। ठीक है, विस्थापन विस्थापन समय, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, चलिए ग्राफ की मदद से आपको समझाते हैं। ग्राफ ये है, ठीक है, तो इधर बता रहा है समय को बच्चों, किसको बता रहा है, समय को, इधर किसको बता रहा है, इसको इधर बता रहा है विस्थापन को। ठीक है, यहाँ पर मेरा समय 0 से शुरू होगा, इधर हो जाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे करके इधर समय बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है। तो विस्थापन मीटर में ना होता है बाबू, विस्थापन को आप कुछ अलग नहीं समझिए, विस्थापन एक तरह का डिस्टेंस ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोल सकते हैं। तो हो जाएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे करके इधर बता रहा है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, तो एक समान चाल किसको बोला जाता है बाबू, एक समान चाल किसको बोला जाता है, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एक समान चाल से चल रहा है। मतलब क्या कि 1 सेकंड में वो मान के चलिए 1 मीटर चलता है, 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है बाबू, 1 मीटर,
1 सेकंड में वो चल रहा है 1 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में फिर वो कितना चलता है, फिर 1 मीटर, कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 सेकंड में वो 2 मीटर चल रहा है, 3 सेकंड में वो कितना मीटर चल रहा है, 3 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो ग्राफ अगर इसी तरह अगर मिला के सबको बनाए तो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ ऐसे करके होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा सीधा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि वस्तु जो है नियत चाल से चल रहा है बच्चों। क्या, किस चाल से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है। तो जब भी कोई वस्तु नियत चाल से चलेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा में बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं और आपको बताते हैं, अगर कोई वस्तु रुका होगा, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए, रुका हुआ का मतलब क्या होता है कि समय के साथ उसका स्थिति नहीं बदल रहा है तो वस्तु रुका हुआ हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए अपना घर है, कोई आदमी है यहाँ पर, इसका घर यहाँ पर है, यहाँ 6 मीटर का दूरी पर, यहाँ मतलब घर है, यहाँ पर कोई होगा बस स्टैंड या किसी का इंतजार कर रहा है, यहाँ पर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। 1 सेकंड बीत गया लेकिन अभी भी इसका स्थिति उतना ही में है। 2 सेकंड बीत गया अभी भी उसका स्थिति उतना ही में है। 3 सेकंड बीत गया अभी भी उसका स्थिति इतना ही है, यहाँ है। मतलब वही वाला मतलब हो गया कि तुम किस इंतजार में हो, हम आके चल गए, नहीं गाना तो भूल गए जरा, इसी तरह करके कोई इंतजार वाला गाना है। तो भैया समय तो बीत रहा है लेकिन उसका विस्थापन नहीं बीत रहा है, ये मतलब रुका हुआ यहीं पर रुका हुआ है। समय देखिए आगे बढ़ रहा है लेकिन उसका विस्थापन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वस्तु रुका हुआ है। तो अगर विस्थापन और समय ग्राफ में कभी भी आपको एक्स अक्ष के, इधर क्या एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर में अगर ग्राफ मिल जाए तो समझ जाना कि वस्तु क्या है, रुका हुआ है वस्तु। ठीक है, चलिए ये तो हुआ विस्थापन समय ग्राफ। अब इसी तरह एक होता है वेग समय ग्राफ। क्या होता है, वेग समय ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ होता है। तो इसी में वेग समय ग्राफ बता देते हैं। चलिए देखिए, अब वेग समय ग्राफ में क्या होगा, एक चीज और आप जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए। देखिए एक चीज बताने भुला गए, तो ढाल इज इक्वल टू, डाल लिख रहे हैं, बताओ, ढाल 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 बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, ढाल बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो कहीं अगर ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है तो क्या निकाल दीजिए आप, टेन थीटा निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये ग्राफ अगर ऐसे करके बना है, ऐसे करके ग्राफ बना है ऐसे करके, तो हमको अगर इसका ढाल निकालना है तो ढाल निकालेंगे तो टेन थीटा लगाएंगे। मान के चलिए यहाँ एंगल थीटा है तो ये ढाल निकलेगा कैसे, टेन थीटा लगा के निकालते हैं, यहाँ से यहाँ ढाल निकल जाएगा ऐसे। ठीक, तो इधर किस चीज को बता रहा है, तो इधर बता रहा है समय को। इधर ऊपर की तरफ किस चीज को बता रहा है, इधर बता रहा है विस्थापन को। तो अगर बाबू हम ढाल निकालें, ढाल निकालें तो ढाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा जरा लगाइए तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी देखिए कितना है, एक्स है, बी कितना है, टी है। तो बताइए ये एक्स क्या है, विस्थापन, और टी क्या है, समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है बाबू। क्या होता है, वेग होता है। तो याद रखिएगा कि विस्थापन समय ग्राफ में जो ग्राफ का जो ढाल है वो क्या बताता है, वेग को बताता है बच्चों। किसको बताता है, वेग को बताता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वेग समय ग्राफ। ये तो विस्थापन समय ग्राफ था ना, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं वेग समय ग्राफ। ठीक है, देखिए वेग समय ग्राफ क्या है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ठीक है, वो ढाल इज इक्वल टू टेन थीटा हटा दीजिए, आप पढ़ लिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ। देखिए वेग समय ग्राफ में इसी तरह है, जो नियम है वो तो रहेगा ही। इधर वेग है, इधर समय है, इधर वेग है, इधर क्या है, समय। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो देखिए इधर भी है, इधर टी है, वेग समय ग्राफ। तो अगर कोई वस्तु समय के साथ बढ़ रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, नियत समय में
बढ़ रहा है, जैसे मान के चलिए हर एक सेकंड उसका वेग बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में उसका वेग एक एक करके बढ़ रहा है, एक एक सेकंड एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे देखिए अभी उसका वेग 0 था, समय 0 है, एक सेकंड के बाद उसका वेग जो है 1 हो जाएगा, फिर अगला एक सेकंड के बाद फिर उसका वेग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे करके क्या हो रहा है, वेग धीरे 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 समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इधर क्या बता रहा है, इधर किस चीज को बता रहा है, इधर बता रहा है बच्चों, इधर बता रहा है वेग और इधर बता रहा है समय को, समय को बता रहा है, इधर समय को बता रहा है। तो अगर हम ढाल बराबर लिखें, ढाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा इसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल मान के चलिए थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय टी, और v बाय टी बराबर क्या होता है बाबू, त्वरण होता है, v बाय टी बराबर क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कि वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या किस चीज को बताता है बच्चों, त्वरण को बताता है, किसको बताता है, त्वरण को। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, आपको हम अभी दिखा रहे हैं, रुकिए, जादू दिखाएंगे, जादू, इसको मिटा देते हैं। अगर कोई वस्तु एक नियत वेग से चल रहा है बच्चों, किससे चल रहा है, एक नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से, मतलब उसका वेग नहीं बढ़ घट रहा है। मान के चलिए 5 का स्पीड से चल रहा है, शरीफ लड़का है, ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा है, 5 का स्पीड से चल रहा है, क्या चल रहा है, 5 का स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 5 का स्पीड से चल रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 5 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 का जो स्पीड से चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक नियत वेग से चल रहा है। ठीक है, देखिए एक सेकंड में भी उसका स्पीड 5, 2 सेकंड में भी मतलब समय बीत रहा है, लेकिन वो अपना वेग को नहीं बढ़ा घटा रहा है। तो बाबू बताओ क्या इसमें वेग बढ़ घट रहा है, नहीं, वेग बढ़ घट नहीं रहा है। तो वेग नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्या इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, कभी नहीं त्वरण उत्पन्न होगा। नहीं तो आप देख लीजिए इसमें ढाल क्या है, ढाल कुछ है भाई, ढलान तो ऐसे रहता है तब ना ढलान होता है, ये तो ऐसा ही नहीं, ये इसमें ढाल क्या हो जाएगा, 0। अगर इसमें ढाल 0 हो जाएगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बात बताने के लिए भूल गए थे, अभी बता देते हैं। देखिए औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, देखिए औसत चाल क्या होता है बच्चों, औसत चाल, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल में होता है कि मान के चले यहां से अपना घर से नानी घर जा रहा है, तुम अपना घर से कहां जा रहा है, नानी घर। ठीक है, तो तुम कभी रास्ता ये है, ये रास्ता है, ये रास्ता चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो तुम अपना गाड़ी का जो स्पीड को है ना, कभी बढ़ा भी रहा है, कभी घटा भी रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ऐसे करके कभी रुक रहा है, कभी कर रहा है, ऐसे करके कम बेसी करके जा रहा है। ठीक है, तो ये औसत चाल में ये नहीं देखता है कि तुम बीच में कब स्पीड ज्यादा किया था, कब स्पीड कम किया था। इसमें देखा जाता है कि तुम्हारा कुल दूरी कितना तुम तय किया, कुल दूरी, और उस कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल समय। इससे क्या मिल जाएगा बाबू, इससे मिल जाएगा औसत चाल। क्या मिल जाएगा, औसत चाल। औसत चाल ये नहीं देखता है कि तुम बीच में अपना गाड़ी का स्पीड क्या किया नहीं किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। शुरू में तुम मतलब चला तो तुमको टोटल कुल दूरी कितना चला और उस दूरी को तय करने में कितना टोटल समय लगा बच्चों। ठीक है, देखिए वही एक होता है तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। ये सब थोड़ा बताते हैं क्या कि हो सकता है इसका आगे में अगर यूज होगा। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल बराबर होता है dx बटा dt। मतलब देखिए क्या है, ये तात्क्षणिक चाल ही जो है ना किसी भी वस्तु का एक्चुअल स्पीड को बताता है। काहे कि इसमें तो देखिए ना, आप ज्यादा भी किए कम भी किए, इससे उसको कोई मतलब नहीं था औसत में, लेकिन तात्क्षणिक चाल में बाबू आपका एक्चुअल स्पीड जो है ना, ये तात्क्षणिक चाल ही बताता है। जैसे ये रोड है, ये रोड है, आप इस रोड में चल रहे हैं, इस रोड में आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, यहाँ पर आ गए, मान के चलते चलते यहाँ पर है, और वैसे तुम्हारा पापा कॉल किया, आपका पापा क्या क्या कॉल किया, बोला अरे बता तो अभी तुम्हारा स्पीड कितना है, इस जगह में, जिस जगह में अभी तुम है उस जगह में बता स्पीड कितना है। ठीक है, इस जगह में, इस जगह में बता अभी स्पीड कितना है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो भैया बोलेगा कि अभी जो है ना पापा हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। बोला शाबाश बेटा, बढ़िया बात है, ज्यादा स्पीड में नहीं चलना। तो बोल रहा है कि नहीं पापा हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर के बाद गया,
तो ये भी जो 5 मीटर पर सेकेंड बताया, अभी कहाँ का बताया, इस जगह में जब था तब का स्पीड बताया, तो ये क्या, यही तो एक्चुअल स्पीड बता रहा है। उसके बाद कुछ दूरी गया और सीधे कर दिया 50, कितना कर दिया 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड कर दिया, 50 मीटर का, क्या कि रोड इधर सफा था। फिर तुरंत कॉल किया, बोला अभी कितना स्पीड किया, बड़ा आवाज आ रहा है एकदम स्पीड का, बोला कितना स्पीड हुआ, तो बोला सर पापा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगे। बोले इतना क्या स्पीड किया, स्पीड थोड़ा कम करो। बोला नहीं पापा एकदम रोड सीधा है। बोला ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ अभी वो स्पीड जो बताया कहाँ का बताया, इस क्षण का बताया, इस क्षण का बताया। तो तात्क्षणिक में ना किसी एक खास क्षण का स्पीड बताता है, और जो एक्चुअल स्पीड है बाबू, जो एक्चुअल स्पीड है वो किससे पता चलता है, किससे पता चलता है, तात्क्षणिक चाल से ही पता चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मॉडल सेट के क्वेश्चन की ओर। और आप लोग को बता दें कि ये एक लेक्चर हम ऑलरेडी 1.5 घंटा ले चुके थे, उसके बाद बच्चों आवाज ही नहीं आया, साउंड ही नहीं आया, जिसके वजह से हमको फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बच्चों, फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। 1.5 घंटा हम शूट किए, उसके बाद जो है साउंड ही नहीं आया, कुछ माइक का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, जिसके वजह से इसको फिर से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने मॉडल सेट के क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये इसीलिए देखिए कि हम एक बार बता चुके थे ऑलरेडी ना, जिसके वजह से देखिए इसमें अभी भी ये है, ठीक है, साउंड नहीं आया था, जिसके वजह से हमको फिर से ये बताना पड़ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, हम आप लोगों के रिजल्ट के लिए दिन रात मेहनत, दिन रात एक कर देंगे, बस आप लोग को भी कुछ मेहनत करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि भौतिकी में किसी बिंदु वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है। बोल रहा है कि भौतिकी में हम लोग किसी वस्तु को बिंदु की तरह क्यों मान लेते हैं। तो भैया यहाँ पर लिखा है इसका एक निश्चित आयतन होता है। नहीं भैया, बिंदु का कोई निश्चित आयतन नहीं, ये हमेशा गति में रहता है, जरूरी है वस्तु गति में रहेगा। इसका द्रव्यमान तो होता है, क्या कि कोई भी वस्तु रहता है बाबू उसका हम द्रव्यमान कंसीडर करते हैं, लेकिन इसका आकार से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका आकार से कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहा है। हालांकि टिक लगाया हुआ पहले है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए क्या बोल रहा है। गति और वेग के बीच मूलभूत अंतर क्या है। पहला क्या बोल रहा है, गति एक अदिश राशि है, गति एक अदिश राशि है। गति का मतलब यहाँ चाल बोल रहा है, गति एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। सही तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। इसमें देख लेते हैं दूसरा में, गति एक सदिश राशि है और चाल एक, बाबा वेग एक अदिश राशि है, ये कभी नहीं होगा। गति और वेग समान है, गति और वेग समान कैसे होगा, गति और वेग की कोई इकाई नहीं है, तो कोई इकाई नहीं है। अच्छा चलो, गति और वेग का कोई इकाई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक समान वेग वाली गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल बराबर होता है। एक समान वेग से अगर बच्चों अगर कोई चलता है, तो अभी आप लोग को क्या बताए थे, अभी अगर एक समान वेग से कोई चीज चल रहा है तो अभी ग्राफ कैसा बताए थे, ऐसा बताए थे, ऐसा ग्राफ ऐसे। तो इसमें ढाल क्या है, शून्य है। ढाल क्या है, शून्य है। ढाल क्या है, इसमें शून्य है। ठीक है, तो ग्राफ क्या बताता है, ढाल बराबर क्या होता है, शून्य होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। एक वृत्ताकार पथ में चल रहा है बाबू, वृत्ताकार पथ में चल रहा है, वृत्ताकार पथ में चल रहा है ऐसे करके, है ना, वृत्ताकार पथ में चल रहा है, चलती है, तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। तो भैया वेग के बारे में हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, हम बहुत अभी डिप्रेशन में है। ठीक है, देखिए क्या कह सकते हैं। अच्छा बोल रहा है ऑप्शन में ये नियत है, ये बदल रहा है, यह शून्य है, यह अपरिभाषित है। देखिए क्या होगा बताते हैं, समझाते हैं पहले। देखिए अगर कोई कण वृत्ताकार पथ में चल रहा है बच्चों, अगर कोई कण वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो देखिए भले वो सेम स्पीड से चल रहा है, भले वो सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन बाबू उसका दिशा जरा देखिए, तो दिशा क्या होगा, दिशा देखिए यहाँ पर चल रहा है तो ऐसे होगा। अगर जब कण यहाँ पर चल जाएगा तो इसका दिशा ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा इधर के तरफ दिशा। जब कण यहाँ पर चल जाएगा तो इसका दिशा किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा दिशा।
ठीक है। तो दिशा को यहाँ इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पर दिशा इधर, यहाँ पर दिशा इधर, यहाँ पर दिशा इधर, और इधर करें बताओ, ये तो नीचे की तरफ ना दिशा वगैरह बबुआ, ये हो जाएगा इधर। यहाँ पर जब कण चलाएगा तो यहाँ पर दिशा किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगा। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ में चलता है, भले एक समान चाल से चल रहा है, चाल से चल रहा है, लेकिन बाबू अगर वेग जो है ना, वेग तो सदिश राशि है, और सदिश राशि दो चीज पर निर्भर करता है ना, परिमाण पर और दिशा पर। भले परिमाण नहीं बदल रहा है, दिशा तो बदल रहा है ना, तो दिशा बदलेगा तो वेग भी क्या होगा, बदल जाता है, वेग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यह बदल रहा है। सारा क्वेश्चन में आपको टिक पहले से मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व बाबू कर चुके थे, लेकिन साउंड नहीं आने के कारण हमको इसको फिर से सॉल्व करना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है, जबकि 1.5 घंटा का हम क्लास ऑलरेडी ले चुके थे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो इसका वेग क्या होगा, उसका वेग बोल रहा है क्या होगा। तो देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कार 20 सेकंड में कितना मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, मतलब क्या हुआ है, दूरी दिया हुआ है बाबू, x बराबर कितना दिया है, चलिए आपको दूरी ये लिख देते हैं, मतलब कि विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन कितना दिया हुआ है बाबू, विस्थापन बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 20 सेकंड, कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। तो भैया अगर भी निकाले तो भी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है कि नहीं, विस्थापन बटा समय क्या होता है बाबू, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन देख लीजिए क्या है, विस्थापन 100 है, समय कितना है, समय 20 है, 1 0 का चाहिए, 2 पंचे क्या हो जाएगा 5, और मतलब 2 पंचे 10, कौन सा आंसर हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। किधर चल रहा है, उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बोल रहा है कि एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है। एक कण जो है अबे घूम सरल रेखा में घूमेगा कैसे, कुछ भी, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ गलती किया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश वाला। बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग, मूविंग मतलब चलना, विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि एक कण एक सरल रेखा में अगर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा, घूमना घूमना नहीं होगा, अगर कोई सरल रेखा में चल रहा है तो इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें से किसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों, तो देखिए बोल रहा है इसकी दिशा को बदलने के लिए, रे बबुआ दिशा को बदलने के लिए बल का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल के बिना बल लगाए दिशा बदल जाएगा, हैंडल घुमाएगा तो बल नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। इसकी गति को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए ब्रेक मारेगा तो बल नहीं हुआ उठो, मतलब गति को कम करने के लिए तो बल का जरूरत पड़ता है। इसकी गति को बढ़ाने के लिए, बाबे गति को बढ़ाने के लिए भी तो बल का जरूरत पड़ता है। इससे एक समान वेग में गति करने के लिए, तो भैया अगर किसी वस्तु एक समान वेग में चल रहा है तो बल का कोई जरूरत नहीं पड़ता। आप न्यूटन के गति के पहला नियम में पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो वो नियत वेग से उसी दिशा में चलता रहना चाहता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो उसकी गति का कैसा होता है। तो बोल रहा है गति कैसा होता है, ठीक है, बोल रहा है जो दूरी है, दूरी को x मान लेते हैं, ये बोल रहा है समानुपाती समय का होता है। किसके समानुपाती होता है, समय का। तो बोल रहा है कि जो गति है मतलब v है, चाल है, जो समझ लीजिए जो चाल है वो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, शून्य हो जाता है, नियत रहती है, क्या रहता है। हालांकि आंसर तो आप लोग को पता है, लेकिन कैसे है उसका यहाँ पर कारण बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा बच्चों। क्या किया जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी समानुपाती डी टी बाय डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी का जो हम डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, समानुपाती है, क्या लिख सकते हैं, इसका 1 हो जाएगा। 1 क्या है बाबू, संख्या है, मतलब संख्या क्या है, तो वेग क्या हो गया, नियत। संख्या तो नियत ही रहता है ना, तो वेग क्या हो जाएगा बाबू, नियत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की गति बदल रही होती है
तो वह अनुभव करती है। भैया जब किसी वस्तु का गति बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या अनुभव करता है? वो अनुभव करता है त्वरण का, कि जब वस्तु का गति बढ़ता है तो क्या उत्पन्न होता है बाबू? उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है, ये है भैया आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। कितना? 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी, जब किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए, अबे वही तो क्वेश्चन है। यह 9 नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अबे वही तो है, वही तो अगला ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सारा सॉल्व क्या हुआ है पहले हम किए थे। जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्नलिखित में कौन सा शून्य रहता है? तो भैया चाल, अगर कोई चीज गति में है तो वो तो चाल कभी शून्य हो नहीं सकता है। चाल का मतलब क्या आता है? कितना दूरी गया, मान के चले यहाँ गया, अब फिर से वापस यहीं पर आ गया, फिर भी चाल होगा। कितना का स्पीड से गया था, कितना है, तो कुल दूरी बटा कुल समय निकाल देंगे तो चाल तो निकल जाएगा। तो चाल शून्य नहीं होगा, बल तो शून्य नहीं होगा, समय तो कभी शून्य होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है ये, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर समान गति है? गैर समान गति का मतलब ये बोल रहा है असमान गति का उदाहरण है। तो असमान गति का उदाहरण, एक कार सरल सड़क पर नियत गति से यात्रा कर रही है। नहीं भैया, यहाँ तो बोलिए दिया है कि नियत, ये नहीं होगा। बोल रहा है कि विराम अवस्था से गति पकड़ती हुई कार, पहले कार रुका हुआ था, धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, मतलब क्या हुआ है? ये जो ना एक समान चाल से नहीं, पहले रुका हुआ था फिर धीरे धीरे चाल बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में बोल रहा है एक कार जो गोलाकार ट्रैक के चारों ओर नियत गति बनाए रखती है। नहीं भैया, यहाँ तो साफ साफ बोल रहा है गति को नियत रखे हुए हैं। एक कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी हुई है, ये तो रुकी हुई है, चलिए नहीं रहे, तो ये नहीं होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए जरा अगला क्वेश्चन। आप लोग भी साथ ही साथ ट्राई कोशिश करते चलिए हमारे साथ में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर समान गति का उदाहरण है? बाबे वही तो क्वेश्चन बार बार का लिख रहे। ये देखिए, अरे बाबूआ रे बाबूआ, निम्नलिखित में से कौन सा गैर समान गति का उदाहरण है? 3 बार लिखें, 3 बार। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न का कहना है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति कहा जाएगा। भैया नियत चाल का ही तो मतलब ये होता है ना। नियत चाल हम लोग किसको बोलते हैं? यदि समान समय अंतराल में समान दूरी चलता है, समान, लेकिन क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी करता है उसको क्या कहते हैं? नियत चाल कहते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और उसकी एक समान चाल मतलब नियत है, तो आप उसके त्वरण के बारे में क्या कह सकते हैं? जीरो कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? जीरो का, कि नियत चाल से चलेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा बाबू? जीरो हो जाएगा। ठीक है, नियत चाल से चलेगा तो त्वरण जीरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, बोल रहा है कि चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि समान द्रव्यमान की दो गेंद ए और बी इमारत के ऊपर से फेंकी जाती है। ए को वेग v से ऊपर की ओर फेंका जाता है और बी को वेग v से नीचे की ओर फेंका जाता है। तो बाबू देखिए जरा, ऑप्शन दिया है, बोल रहा है वेग ए वेग ए जमीन पर बी से अधिक है, मतलब ए का जो वेग बोल रहा है बी से अधिक होगा जब जमीन पर पहुंचेगा तो। ठीक है, बोल रहा है कि जमीन पर बी का वेग ए से अधिक होगा, बोल रहा है बी का ए से अधिक वेग होगा। और सी में बोल रहा है, आप लोग को तो लग रहा है यही होगा, क्या कि बी को नीचे की तरफ फेंका दी, ज्यादा वेग होना चाहिए, ऊपर की तरफ फेंका है। तो देखते हैं क्या होगा। बोल रहा है ए और बी दोनों समान वेग से जमीन पर टकराएगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बाबू, तो चलिए देखते हैं। एक इमारत पहले बना लेते हैं, तुरंत अभी हम इमारत बना देंगे। ये चलिए 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 इमारत, ये क्या है? इमारत है। ये क्या है? इमारत। दो ठो बॉल लेते हैं, ये एक बॉल ये ए है,
इसको ऊपर के तरफ फेंका गया है कितना के स्पीड से, v के स्पीड से। एक चीज और बात जान लीजिए बाबू कि ये मूल बिंदु है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, ये है मूल बिंदु, ये यहाँ पर जो है ये क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से ऊपर के तरफ कोई भी चीज जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु से ऊपर के तरफ कोई चीज जाता है क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। और अगर कोई चीज नीचे के तरफ आ रहा है बाबू, मूल बिंदु से नीचे के तरफ आता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बॉल दो तो है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है, दूसरा बॉल बी है, ठीक है। इसको बोल रहा है कि नीचे के तरफ भी वेग से, दोनों का स्पीड बोल रहा है सेम है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। इसको भी भी वेग से ही फेंका, नीचे की तरफ फेंका। तो अगर कोई चीज नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें क्या होगा बाबू, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए बाबू, वस्तु को फेंका यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, 0। और नीचे आने का मतलब यहीं पर तो रहेगा नहीं, फिर से नीचे चल के आएगा, वो नीचे चल के आएगा, नीचे चल के आएगा। तो जब नीचे चल के आएगा तो देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो विस्थापन जो फाइनल जो विस्थापन होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलो इसका ऊंचाई जो है h1 मान लेते हैं, इमारत का ऊंचाई कितना है, h1 ने भी एक ही हुआ तो एच मान लेना, h है। ये बाबू जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। तो जब ये जो बॉल ए यहाँ पर पहुंचेगा, जस्ट जब पहुंचने वाला होगा तभी इसका स्पीड को मान लेते हैं भी ए, और बॉल बी जब यहाँ जमीन पर पहुंचने वाला होगा तो इसका स्पीड मान लेते हैं भी बी, ठीक है। कितना समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, ये पूछ रहा है कि स्पीड इसका और इसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका ये स्पीड यहाँ पर क्या होगा वो निकालते हैं समीकरण से। तो पहले देखिए तो ये कौन सा वेग है, ये तो हम यहाँ से फेंके ही, ये तो हो जाएगा भी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, और जाके फाइनल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम वेग। तो चलिए लिखते हैं क्या होता है, भी स्क्वायर ए है ना, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू का काम कौन करेगा, भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस नहीं बाबू माइनस होगा, क्या कि विस्थापन किस में हो जाता है, माइनस में। तो -2gh विस्थापन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, भी स्क्वायर -2gh, ठीक है। तो यहाँ से भी को फ्री कीजिए, तो भी को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर भी स्क्वायर -2gh। ये पहला बॉल का वेग हुआ, यहाँ पर गिरेगा तो इतना वेग से। चलिए बाबू दूसरा बॉल का निकालते हैं। तो जब दूसरा बॉल का निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर भी गति का समीकरण लगाना पड़ेगा, भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक अंतिम वेग देखिए क्या है, भी बी है, और प्रारंभिक वेग क्या है, भी है। तो क्या हो जाएगा माइनस भी, ठीक है, माइनस भी और इसका स्क्वायर। और देखिए इसमें भी विस्थापन को माइनस लेना है, क्या है कि नीचे के तरफ आ रहा है, क्या हो जाएगा -2gh, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, भी बी स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट में ही डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, भी स्क्वायर -2gh। अब देखिए तो दोनों का जो RHS है, वो बराबर है ना, देख लीजिए जरा गौर से, दोनों का RHS क्या है, बराबर है। तो अगर RHS बराबर है बाबू तो LHS भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, VA बराबर VB। मतलब क्या समझे, मतलब A और B दोनों समान वेग से जमीन पर टकराएगी, ठीक है, समान वेग से जमीन पर टकराएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 4 घंटे में 3600 किलोमीटर यात्रा करती है, तो इसकी औसत चाल पूछ रहा है बाबू। दूरी दिया हुआ है x बराबर कितना दिया हुआ है, 3600 किलोमीटर दिया हुआ है, अबे 360 लिखा हुआ है, 360 किलोमीटर चल रहा है। कितना समय दिया हुआ है बाबू, समय दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है, 4 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो बाबू अगर हम इसको औसत चाल में लिखें तो औसत चाल बराबर क्या होता है, बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 360 है, और कुल समय कितना है, 4 है, ठीक है। 4 नंबर 36, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 90। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 90 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहा है चाल और वेग में क्या अंतर है। तो बोल रहा है कि चाल एक सदिश राशि है। अबे ये तो कभी नहीं होगा जिंदगी में, चाल एक सदिश राशि नहीं है। बोल रहा है चाल मापती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है, जबकि अभी हम बताए चाल मापती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है, जबकि वेग में दिशा भी शामिल रहता है बाबू। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है ये, बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है तो उसके वेग के बराबर में वेग के बारे में क्या कहा जा सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर यदि कोई वस्तु एक वृत्त में वृत्त ऐसे वृत्त में चाल से घूम रही है तो उसके वेग के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो भैया उसका वेग क्या होगा, उसका वेग बोल रहा है कि नियत है। वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो नियत होगा ही नहीं बाबू। पहली बात तो कोई चीज अगर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उसका वेग नियत नहीं होगा। क्या बोले कि उसका दिशा बदलते रहता है, दिशा बदलते रहता है, दिशा बदलते रहता है। अगर दिशा बदल रहा है तो वेग भी बदल रहा है। ये बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक कार 5 सेकंड में विरामावस्था से, भैया विरामा मतलब प्रारंभ में क्या था u0 से अवस्था से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ लेती है। मतलब अंतिम वेग दिया हुआ है कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। समय रे बबुआ, समय दिया हुआ है 5 सेकंड। कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। तो बोल रहा है इसका त्वरण क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, लगाना है गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान दिया हुआ है 30, u का मान है 0 प्लस a का तो पता नहीं, t का मान कितना 5। तो 30 का 30 बराबर 5a, a को फ्री कीजिए होगा 30/5, 5 छक्के 30। तो a बराबर कितना निकल गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा होगा, a नंबर हो जाएगा। चलिए 20 का हो गया, 21 का देखते हैं। बोल रहा है यदि दो वस्तु की चाल समान है लेकिन वेग अलग अलग है। चाल समान है, हो सकता है भाई दो वस्तु का चाल समान है लेकिन वेग अलग अलग होगा। हाँ होगा, वेग अलग अलग का मतलब हो सकता है कि उसका दिशा अलग होगा। वेग, अब वेग काहे नहीं अलग होगा, चाल तो एक ही हो सकता है ना। और वेग तो क्या है कि वेग तो दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। वेग किस पर निर्भर कर रहा है, दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये भी 5 से चल रहा है और ये भी 5 से चल रहा है, लेकिन इसका दिशा क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तु का चाल समान है, दोनों का चाल समान है लेकिन वेग अलग अलग है तो उनके बीच क्या अंतर है। बोल रहा है उनकी चाल की दिशाएं अलग अलग है। सही बात है भाई, वेग अगर अलग हो जाएगा, भले चाल सेम है लेकिन वेग अगर अलग हो गया तो क्या जाएगा, वो अलग दिशा में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ में देखिए क्या है, ग्राफ में ये हम पहले बता चुके थे। तो क्या करें, साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ बच्चों, तो वो बेकार सब मेहनत हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक धावक द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो धावक मतलब दौड़ने वाला होता है, रनर। तो एक धावक बोल रहा है 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए तो बच्चों 4 सेकंड में इसका विस्थापन कितना है, 4 सेकंड में कण का विस्थापन कितना है। देखिए 4 सेकंड में कण का विस्थापन नहीं, वेग देखिए, वेग समय ग्राफ है ना। तो 4 सेकंड में कण का विस्थापन देखिए, वेग कितना है 12 है। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है बाबू आपको, कितना समय आपको दिया हुआ है 4 सेकंड। कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, और वेग दिया हुआ है इस 4 सेकंड में, वेग कितना है, वेग है 12 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/t हो जाएगा, v/t हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान देखिए बच्चों क्या है, v का मान है 12 और समय का मान कितना है 4। अच्छा नहीं, देखिए जरा सा ध्यान मेरा उधर चल गया। हम बताओ हम कितना बकलोल हैं। हम यहाँ पर x बराबर v/t लिख दिए। देखिए बच्चों
यहाँ पर समय दिया हुआ है 4 सेकंड, भी दिया है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है बच्चों, v बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो हमको निकालना क्या है, विस्थापन निकालना है, दूरी निकालना है। तो x को फ्री करते हैं तो क्या हो जाएगा vt, v का मान कितना है बच्चों 12, और समय कितना है, समय है 4, तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा 48 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये, कह रहा है कि यदि स्थिति समय ग्राफ x अक्ष के समांतर सरल रेखा दिखता है तो त्वरण क्या होगा, कण, तो कण है, बोल रहा है कि यदि स्थिति समय ग्राफ x अक्ष के समांतर सरल रेखा दिखाता है तो कण है, क्या है, एक समान चाल में, गैर समान चाल में, विरामावस्था में, क्या है। तो अभी अभी हम आपको बताए, ऐसे भी विस्थापन समय ग्राफ है, ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ, ये विस्थापन है, तो x अक्ष के समांतर चल रहा है, x अक्ष के समांतर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, x अक्ष के समांतर चल रहा है। तो देखिए इधर तो समय बढ़ रहा है, तो मान के चलिए ये 5 मीटर पर अभी दूरी पर है, अपना घर से कितना दूरी पर है 5 मीटर पर, तो 1 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर, 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर, 3 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर, तो वस्तु क्या है, रुका हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर, विरामावस्था में है, ठीक है। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और उसकी गति नियत है, ठीक है, एक यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है और उसकी गति क्या है, नियत है, तो आप त्वरण के बारे में क्या कर सकते हैं, अगर गति त्वरण है तो त्वरण शून्य हो जाएगा, गति अगर नियत है तो त्वरण क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छा अगला क्वेश्चन वही है, तो इसको छोड़ते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इसी का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ, बोल रहा है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ सत्य है। ये ग्राफ दिया हुआ है, तो देखिए ये VT ग्राफ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर हम किसी बॉल को ऊपर के तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं ऊपर की तरफ, क्या होता है कि धीरे 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 बॉल ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होता जाता है, कम होते जाता है। किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो स्पीड कम ही होगा, धीरे 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 कम होता है। एक पॉइंट आता है जहां पर उस बॉल का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, 0 होता है, फिर वहां से वो बॉल क्या होता है, नीचे गिरना शुरू होता है। तो जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है, मतलब जब फेंके थे तभी स्पीड ज्यादा था, धीरे 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 घट रहा है। तो ग्राफ में देखिए पहले ग्राफ ज्यादा था, मतलब वेग ज्यादा था, अब धीरे 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 देखिए क्या हो रहा है, धीरे 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 उसका जो स्पीड है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो कौन सा ग्राफ होगा, ये C नंबर का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो पिंडों को अलग अलग ऊंचाई H1 और H2 से गिराया जाता है, H1 और H2 से गिराया जाता है, तो उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात होगा, ठीक है। दो वस्तु है, तो चलिए मान लेते हैं दो ठो वस्तु है, ये एक वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, और ये वस्तु का जो ये जमीन है, मान के चलो ये जमीन है, यहाँ से यहाँ तक जमीन है, ठीक है, और ये वस्तु जो है ना H ऊंचाई पर है, कितना ऊंचाई पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई उसको H मान लेते हैं, H1 ऊंचाई पर है, ये H1 ऊंचाई पर है। अच्छा दूसरा वस्तु को थोड़ा सा ऊपर में मान लेते हैं, यहाँ पर है, ये एक वस्तु दूसरा वस्तु है, और इसका जो ऊंचाई है ये जो है H2 ऊंचाई पर जमीन से है, H2 ऊंचाई पर है जमीन से, ठीक है। इसका वेग जो मान लेते हैं, ये वेग, ये वेग है। अच्छा जब वस्तु ऊपर में है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, मतलब u जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में तो वस्तु रुका हुआ है, अभी तो गिर ही नहीं रहा है, तो शुरू में वस्तु ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों वस्तु क्या है, 0 में हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0। इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो समय लगता है उसको मान लेते हैं T1, और इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो समय लगेगा उसको बोल देते हैं T2, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है विस्थापन दिया हुआ है, देखिए कितना H1, समय दिया हुआ है T1, और त्वरण क्या होगा,
तो किसी भी चीज को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें जो त्वरण लगता है उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्व त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण। और उस त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं? जी से लिखते हैं। मतलब त्वरण भी दिया हुआ है तो कौन सा समीकरण लगेगा भी पता नहीं है तो बता कौन सा समीकरण लगेगा? लग जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का काम यहाँ पर कौन करता है? एच करता है। कौन करता है? एच। तो लिखिए यहाँ पर लिखते हैं H1 इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर के जगह क्या लिखे संगे? जी T1 का स्क्वायर। यू का मान देखिए बाबू क्या है? यू का मान है, यू का मान 0 है। 0 को समय से गुना करेंगे तो क्या होगा? समय 0 ही हो जाएगा प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 तो खत्म हो गया। तो यहाँ से T को फ्री कीजिए, T1 को फ्री कीजिए। T1 का स्क्वायर को अगर फ्री करें डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? देखिए तो इसको डायरेक्ट फ्री करते हैं T1 को। तो T1 को अगर यहाँ से फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, रूट में लगेगा। पहले 2 को इधर कोना कोनी गुना करो तो क्या हो जाएगा? 2H1 कोना कोनी गुना किए 2 को, और जी गुना में है, गुना में तो क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, हो जाएगा जी। और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में लग जाएगा, तो रूट में लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह बच्चों इसमें भी क्या होगा? सारा चीज प्रोसेस वही होगा। तो इसमें भी अगर हम इसका समय निकालें हैं T2 तो क्या हो जाएगा? वही होगा रूट अंडर 2। यहाँ पर H1 के जगह हम क्या हो जाएगा? H2 और G का G ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब बोल रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा? T1 अनुपात T2 निकालते हैं। तो T1 अनुपात T2 जब निकालेंगे तो T1 का वैल्यू देखिए बच्चों क्या है? √2H1/G है ना। तो √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर में √2 गुना इसको हम √H1 भी लिख सकते हैं ऐसे, और बटा इसको क्या लिख सकते हैं? √G लिख सकते हैं। तो T1 का वैल्यू को रख दिए बटा T2 का वैल्यू क्या है? इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, √2 गुना √2H2 अब बटा √G। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसको हम उलट पलट कर सकते हैं। T1/T2 उलट पलट करने के लिए आपको पता होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2 गुना √H1/√G और गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? √G बटा √2 गुना √H2। ठीक है, तो देखिए √G से √G खत्म, √2 से √2 खत्म, और बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, बचेगा वही √H1 और √H2। तो क्या हो जाएगा? T1 अनुपात T2 क्या हो जाएगा? T1 अनुपात T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √H1/√H2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए √H1 बटा √H2। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, हाँ, गति का समीकरण गति पर किस स्थिति पर लागू होता है? तो जब त्वरण नियत रहेगा तभी गति का समीकरण लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक समान त्वरण, जब गति मतलब त्वरण एक समान रहता है तभी हम गति का समीकरण को लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण। चलिए अगले बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देखिए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित क्या किसी पिंड के लिए समय वक्र होता है? कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड में नियत अवस्था से मतलब बोल रहा है कि पहले रुका हुआ, देखिए इंग्लिश से रेस्ट लिखा है, यहाँ पर विरामा लिखना चाहिए हिंदी से। एक कार 5 सेकंड में विरामावस्था से 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल पकड़ लेती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, डाटा को पकड़िए। डाटा क्या? पहले डाटा बनाओ। तो कितना दिया हुआ है? पहले तो बोल रहा है कि नियत अवस्था से मतलब प्रारंभिक वेग जो u बराबर क्या है? 0 दे दिया हुआ है। अंतिम वेग देखिए कितना दिया हुआ है? v बराबर दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 60 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। समय कितना दे दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 5 सेकेंड दे दिया है। तो त्वरण बोल रहा है, त्वरण पूछा है, तो त्वरण बराबर 8 दे दिए। ठीक है, तो चलिए गति का पहला समीकरण ही लग जाएगा। गति का पहला समीकरण क्या कहता है? v = u + a t।
तो v का मान तो पता है, v का मान 60 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू u का मान 0 है तो 0 प्लस a का मान कितना है, a का मान तो निकालना ही है, और समय कितना दिया हुआ है, समय 5 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5a। तो a को अगर हम यहाँ से फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 60/5, तो 12 पंचे 7, तो a बराबर कितना निकल गया 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मिलते हैं अब डायरेक्ट क्लास में।